Hello students, myself Suman Kharb, Assistant Professor in Economics, Government College for Girls, मानेसर। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ बिग पुश गिवन बाय रोजनस्टेन रोडान। जो ये थ्योरी है ये मेनली हमारी लेस डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में ये बताना चाहती है कि ये कंट्रीज बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। इनकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि ये ग्रोथ पाथ पर चल सके। तो ये थ्योरी एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताना चाहती है जिस स्ट्रेटेजी का नाम है बिग पुश, जिससे ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज अपनी सारी समस्याओं से ऊपर उठकर अपने ग्रोथ पाथ पर अग्रसर हो सकती हैं। आइए इसको विस्तार में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन, या फिर हम इनको अजम्पशंस भी बोल सकते हैं कि क्या पाया जाता है, क्या माना जाता है अल्प विकसित देशों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती क्या हैं। ये वो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो देश हैं जिनकी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन यानी कि उनमें इंस्टीट्यूशनल, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू पॉवर्टी, एजुकेशन, इन सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है, गरीबी, भूखमरी काफ़ी मात्रा में वहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इनका जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो भी बहुत कम होता है। तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्था है उनमें किस तरह की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इन्होंने माना है कि प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रिंसिपल बोटलनेक इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यस, ग्रोथ के लिए जरूरी है कि कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से हो। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो एक्स्ट्रा पूंजी का निर्माण हुआ है उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो गरीब हैं, अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड लेबर है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो इन अर्थव्यवस्थाओं में कैपिटल फॉर्मेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाई जाती है। यानी कि यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता या जितना जरूरत होती है उस आधार पर नहीं हो पाता। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने बहुत सारे मेथड सजेस्ट किए 1990s के लास्ट में, और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारी थ्योरीज आई जो यह एक्सप्लेन करती है कि ये अल्प विकसित जो देश हैं ये किस तरह से विकास के पाथ पर अग्रसर हो सकते हैं। उनमें से एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ बिग पुश, जिसको हम यहाँ डिटेल से करेंगे। थ्योरी ऑफ बिग पुश वाज प्रपोज्ड बाय नोटेबल इकोनॉमिक्स रोजनस्टेन रोडान। यस, इनको देने वाले कौन थे? प्रोफेसर रोडान। उन्होंने अपने पायनियर वर्क नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश में इनका जिक्र किया, और उन्होंने इस बिग पुश को एज अ स्ट्रेटजी बताया। जो स्ट्रेटजी क्या करेगी? लेस डेवलप्ड कंट्रीज को उनकी जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की जो सिचुएशन है उससे बाहर निकालने में मदद करेगी। यानी कि प्रोफेसर रोडान ने बोला कि जो बिग पुश एक ऐसा एफर्ट है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे अल्प विकसित देश अपने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अब ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है क्या? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब है कि गरीबी का एक घेरा है जो एक अर्थव्यवस्था के अंदर लगातार चलता रहता है। ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि ये जो अल्प विकसित देश हैं इनकी इनकम लो है। लो इनकम होने के कारण लो सेविंग होगी, क्योंकि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम के बढ़ने पर सेविंग बढ़ती है, इनकम के घटने पर सेविंग घटती है। और जब सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम है प्रोडक्टिविटी कम होगी, और प्रोडक्टिविटी कम है तो इनकम कम होगी। यानी कि ये सिचुएशन लगातार
सामने आती रहती है कि लो इनकम है तो लो सेविंग, फिर से यही सिचुएशन हमारे सामने आएगी। इसी को विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बोला जाता है। अल्प विकसित देश जिनमें कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है, जो अपनी गरीबी में जकड़े हुए हैं, इन कंट्रीज के लिए बिग पुश एक स्ट्रेटजी है जो इनको इनकी प्रेजेंट कंडीशन से बाहर निकाल देगी। कैसे करेगी, आगे देखते हैं। The theory underlines the fact that in underdeveloped countries there is chronic problem of capital formation, हम पढ़ चुके हैं। Skill development और formation, yes। अल्प विकसित देश इतने एडवांस नहीं होते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने लेबर को किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रेनिंग दे सके। उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैकवर्ड तरह का है, यानी कि उनके पास इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सर्विसेज का अभाव है। उनके पास ये सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और इस तरह की जब एक कंडीशन किसी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है तो ये कंडीशन एक उद्यमी को रोकती है क्या करने से, इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि उद्यमी तभी रिस्क उठाता है जब उसको लगता है प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। जब एक अर्थव्यवस्था में ये कंडीशन होंगी तो वहाँ प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण कोई भी उद्यमी इन लिमिटेड चैनल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। लिमिटेड चैनल्स मीन्स कि वहाँ पर बहुत लिमिटेड स्कोप है, बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज हैं, बहुत लिमिटेड एरियाज हैं, जहाँ पर जिनमें अभी ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो चल रही है, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकेंगे, ज़्यादा टाइम तक वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। क्योंकि एक एरिया को, एक इंस्टीट्यूशन को, एक फर्म को, एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। जब ये लिमिटेड एरियाज ही यहाँ पर होंगे तो इन लिमिटेड एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने से उद्यमी को कोई प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी नहीं लगती। इसलिए एक प्राइवेट सेक्टर का उद्यमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेगा। In the view of this, theory of big push stresses the need of big push, या ये किस पे फोकस करती है, एक बड़े धक्के की जरूरत है टू द सिस्टम को विद द साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स ऑफ ग्रोथ। हाँ, जो धक्का इस तरह का हो जिसमें एक साथ बहुत सारे चैनल्स ऑफ ग्रोथ में निवेश किया जा सके, सो दैट वन चैनल सर्वाइव ऑन द ग्रोथ ऑफ अदर। उससे क्या होगा कि एक चैनल है, जो ये चैनल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, कि एक यदि सर्वाइव करता है तो दूसरे की मदद करता है और दूसरा पहले वाले की मदद करता है। तो इस तरह से जो ये चैनल्स हैं, ये जितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं या ग्रोथ की जो एक्टिविटी है, प्रोडक्टिव जो एक्टिविटी हैं, वो सारी एक साथ सर्वाइव करें और एक दूसरे की मदद करें। अब एक कंडीशन है वो आपके सामने क्लियर है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसी हालत में जो ये बिग पुश है, जिसको एक स्ट्रेटेजी माना गया है, बिग पुश का मतलब है कि लार्ज अमाउंट में निवेश करने की जरूरत है। तो ये निवेश कौन करेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर है द बिग पुश ऑब्वियसली गिवन बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ये बड़े स्केल पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ताकि जो प्राइवेट उद्यमी है वो भी क्या करेंगे, धीरे धीरे इस इन्वेस्टमेंट के कारण जो भी एक्सटर्नल बेनिफिट हो रहे हैं, जब गवर्नमेंट एक बिग पुश देगी, बहुत सारे चैनल्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उससे कुछ बाहरी प्रभाव भी उत्पन्न होंगे और उन बाहरी प्रभाव का लाभ उठाने के लिए जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं ये भी आगे आएंगे। जब गवर्नमेंट एक बिग पुश देती है या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे क्या होगा? प्रोविजंस ऑफ social overhead capital as well as growth of various complementary industries simultaneously are expected to break the vicious cycle of low profitability and low investment।
जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेगी, सोशल इकोनॉमिक जो सोशियो ओवरहेड कैपिटल का मतलब है सोशल ओवरहेड कैपिटल। आप यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगा लीजिए कि जो रेलवे, बैंकिंग, जो भी हमारी कम्युनिकेशन, जो भी ये फैसिलिटीज़ हैं जो एक अर्थव्यवस्था का आधार है, यदि गवर्नमेंट इस आधार में निवेश करती है, इनको डेवलप करती है और साथ ही साथ बहुत तरह की जो वेरियस कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ हैं, वेरियस कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ में भी साथ के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ये जो स्टेप है गवर्नमेंट का, ये साइमल्टेनियसली क्या इससे एक्सपेक्टेशंस हम लगा सकते हैं कि ये एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के गरीबी के चक्कर को तोड़ देगा और वहाँ पर प्रॉफिट और निवेश की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, उनको बढ़ा देगा। जब ये हालात हो जाएंगे कि गवर्नमेंट ने निवेश किया है, निवेश करने से सोशल ओवरहेड कैपिटल एस्टेब्लिश कर दी गई है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो अब काम कर रही हैं, तो ऐसे में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी सामने आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनको जो प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सटर्नैलिटीज प्राप्त होंगी सोशल ओवरहेड कैपिटल के विस्तार से, वो उनका फायदा उठाना चाहेंगे और वो भी वेरियस जो अलग अलग सेक्टर हैं उनमें निवेश करना चाहेंगे। The big push refers to the strategy of injecting into the system such as a dose of lump sum investment that break the cycles of economic pessimism। इस तरह से जो ये बिग पुश है, जो ये इन्वेस्टमेंट किया गया है लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट के द्वारा सोशल ओवरहेड कैपिटल और बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री जो चैनल्स हैं ग्रोथ के, उनमें जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट कर देता है एक लंप सम इन्वेस्टमेंट, जो क्या करता है, जो इकोनॉमिक जो पेसिमिज्म है, जो निराशा इन्वेस्टर्स के बीच में फैली हुई थी, उसको ख़त्म कर देता है और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को उत्साहित करता है कि वो हाई रेट ऑफ प्रॉफिट के लिए मार्केट में सामने आए, इन्वेस्टमेंट करें। नीड ऑफ बिग पुश क्यों जरूरी है? अभी देखा है कि प्रोविजंस ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तब एक्सटर्नैलिटीज जनरेट होंगी, उनका फायदा उठाने के लिए प्राइवेट जो निवेशक हैं वो भी आगे आएंगे। तो क्यों जरूरत है ये स्टार्टिंग में ये बिग पुश ही क्यों जरूरी है? क्या छोटा छोटा निवेश करके इस सिचुएशन को हम नहीं पा सकते हैं? क्या इस ग्रोथ पाथ को एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं पा सकती है स्मॉल यदि क्वांटिटी में निवेश किया जाए? तो इनका प्रोफेसर रोडान का मानना है, नीड ऑफ बिग पुश इज कंडीशनड बाय इनडिविजिबिलिटीज विच गिवन राइज टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ये कहता है कि बहुत सारी इनडिविजिबिलिटीज, अविभाजिताएं होती हैं जिनके कारण बाहरी प्रभाव जनरेट होते हैं, और ये जो इनडिविजिबिलिटीज होती हैं ये किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्साहित नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हरियाणा में कोई रेलवे नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर इस चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि यदि वो रेलवे नेटवर्क बनाता है तो सिर्फ उन्हीं की इंडस्ट्री इस नेटवर्क का यूज नहीं करेगी, बल्कि ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और सभी लोग इसका यूज आसानी से कर सकेंगे। इसमें उनको फायदा कम लगता है इस क्षेत्र में निवेश करने से, इसलिए वो इस क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें रेलवे नेटवर्क की इनडिविजिबिलिटीज हैं, यानी उसके प्रयोग को हम दूसरे लोगों को उसका प्रयोग करने से रोक नहीं सकते हैं। तो ये इनडिविजिबिलिटीज हैं, ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज को जनरेट करती हैं। और जो इनडिविजिबिलिटीज हैं, एक बात ये और समझना जरूरी है, वैसे हम आगे इसमें पढ़ेंगे, इनमें जो निवेश किया जाता है वो लार्ज क्वांटिटी का होता है। इतना ज्यादा निवेश कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहेगा जब उनको पता है कि प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी कम है। अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल अक्कर आउटसाइड ऑफ ए फर्म बट विद इन एन इंडस्ट्री। ये देखो, ये होता क्या है एक्सटर्नल इकोनॉमीज? एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब है एक इंडस्ट्री में 20 फर्म है, किसी एक फर्म ने कोई टेक्नोलॉजी, कोई नया काम किया, कोई न्यू मेथड अपनाया,
उसकी वजह से क्या होता है कि बाकी की जो 19 फर्म्स हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, वो भी सेम टेक्नोलॉजी यूज कर सकती है, उनको उसके रिसर्च पे उसको खोजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, वो इसी इंडस्ट्री से वो बेनिफिट ले लेंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि जब ये वो एक्सटर्नल इफेक्ट होते हैं जो ना सिर्फ एक फर्म तक बाधित रहते हैं बल्कि पूरी इंडस्ट्री इनका प्रयोग आसानी से कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन ए बेटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क serving an industry will resulting in a decrease in cost for a company working within that industry. Yes, किसी इंडस्ट्री ने कोई रेलवे नेटवर्क एस्टेब्लिश किया तो उस रेलवे नेटवर्क का एक्सटर्नल प्रभाव क्या पड़ा, उस रेलवे नेटवर्क का पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट ये पड़ा कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज हैं वो उस रेलवे नेटवर्क को यूज कर सकती हैं, उनको कोई दूसरा रेलवे नेटवर्क बिछाने की जरूरत नहीं है, दूसरे पे लागत लगाने की जरूरत नहीं है। एक इंडस्ट्री ने रेलवे नेटवर्क बनाया और उसी का यूज सारी कंपनीज जो उस इंडस्ट्री के अंदर है उसका यूज कर रही हैं। External economies are those monetary economies which are shared by a number of firms or industry when scale of production increase. Yes, जैसे जैसे इस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और ज़्यादा फर्म इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होंगी, वो और ज़्यादा इस रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगी और इस रेलवे ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है, जो कॉस्ट और जो बेनिफिट रेशो है वो कम होता चला जाएगा, यानी कि इससे मिलने वाले फायदे ज़्यादा होते चले जाएंगे और जो कॉस्ट है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। दे आर नॉट मोनोपोलाइज्ड बाय अ सिंगल फर्म व्हेन इट ग्रो। जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है चाहे वो इसी फर्म ने की हो, लेकिन वो फर्म उसकी मोनोपोली नहीं ले सकती है, उस फर्म से रिलेटेड जो भी फर्म्स हैं बाकी उस इंडस्ट्री के अंदर वो सारी उसका यूज कर सकती हैं। तो ये एक्सटर्नैलिटीज हैं जो ये एक तरह की इनडिविजिबिलिटीज है, यानी जिनके प्रयोग को हम दूसरों तक पहुंचने के लिए या दूसरों तक जाने से हम रोक नहीं सकते हैं। इंडिविजिबिलिटीज फिर से समझ लिए, इंडिविजिबिलिटीज का मतलब है कि वो एक्सटर्नल इफेक्ट जिनको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते कि हमने इसको डेवलप किया है, हमने इसको बनाया है तो हम ही इसका यूज करेंगे, बल्कि इसका जो इफेक्ट है वो आसपास के एरियाज, आसपास के फॉर्म्स में भी जाता है और वो भी इसका यूज करते हैं। और ये इंडिविजिबिलिटीज इस तरह की होती हैं कि इनका जितना ज्यादा यूज किया जाता है कॉस्ट बेनिफिट रेशो उतना ही कम होता चला जाता है। इन इंडिविजिबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट यदि हम स्मॉल लेवल पे करते हैं तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, क्योंकि इनमें जो अमाउंट होती है, जो ये इंडिविजिबिलिटीज उस तरह के इन्वेस्टमेंट से जनरेट होती हैं जो लार्ज स्केल पर होता है, यानी कि जो पब्लिक यूटिलिटीज वाले गुड्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, जो हेल्थ सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट एरिया में, जो बड़े स्केल पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे इंडिविजिबिलिटीज जनरेट होती हैं और उनके प्रयोग को हम लिमिटेड नहीं कर सकते हैं। और इन एक्टिविटीज़ के लिए स्मॉल स्केल के इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, बड़े लेवल पर निवेश करने की ज़रूरत है। अब रोडान की यदि थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं तो रोडान ने भी 3 तरह की इंडिविजिबिलिटीज की बात की है। जब रोडान ने बिग पुश का कंसेप्ट दिया तो उन्होंने कहा कि बिग पुश की जरूरत इसलिए है क्योंकि इंडिविजिबिलिटीज हैं। अब ये क्लियर करते हैं कि किस तरह की इंडिविजिबिलिटीज मार्केट में पाई गई है। सबसे पहले कहता है इंडिविजिबिलिटीज इन प्रोडक्शन फंक्शन और इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल हम पढ़ चुके हैं क्या होती है बच्चों, उनकी सप्लाई में भी इंडिविजिबिलिटीज हैं। ये कंसेप्ट हम काफ़ी डिटेल तक डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल ओवरहेड कैपिटल होती क्या है और किस तरह से ये इंडिविजिबिलिटीज को जनरेट करती है। दूसरा है इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड। यस, डिमांड की भी इंडिविजिबिलिटीज होती हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा डिमांड एक्सटेंड होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा एक इंडस्ट्री के लिए सरवाइव करना। तीसरा है इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग। यस, सेविंग की अपनी इंडिविजिबिलिटीज है, सेविंग होती है तभी निवेश किया जाता है और तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इन सभी इंडिविजिबिलिटीज को हम डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले है इंडिविजिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन और इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल वही जो पब्लिक यूटिलिटी के गुड्स हैं, रोड्स, ब्रिजेस,
पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन सर्विस और इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्री जिनको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, यानी कि जिनका एस्टेब्लिशमेंट बहुत जरूरी है यदि किसी कैपिटल गुड इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है। तो यदि हमें किसी एरिया में किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है, किसी कैपिटल गुड इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है, तो उससे पहले यह जरूरी है कि वहाँ के जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है वो एस्टेब्लिश हो चुकी हो, तभी वहाँ ये इंडस्ट्री यहाँ पर लगेगी और ये प्रॉफिटेबल होगी। यदि सोशल ओवरहेड कैपिटल नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसको इनपुट्स को खरीदने में, इनपुट्स को यहाँ तक लाने में, माल को तैयार करने में, उसको फिर मार्केट तक ले जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और इतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी कि इस इंडस्ट्री के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। These infrastructure facilities need lump sum investment. Yes, social overhead capital परी कंडीशन है किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरी बात, इस सोशल ओवरहेड कैपिटल में जो निवेश किया जाता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलता है क्योंकि ये काम बड़े स्केल पे किया जाता है। सोशल ओवरहेड कैपिटल है ये लार्ज स्केल पे एस्टेब्लिशमेंट की जाती है इनकी, और इनके लिए ज़्यादा निवेश की ज़रूरत पड़ती है। फिर से इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया रेलवे नेटवर्क का। इसकी रेलवे नेटवर्क को यदि हम एस्टेब्लिश करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा क्योंकि लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लार्ज प्रोजेक्ट होगा और गवर्नमेंट इसमें निवेश करेगी जो कि भारी मात्रा में होगा। और सोशल जो कैपिटल है, ओवरहेड कैपिटल है, ये इनडिविजिबिलिटीज को किस तरह से जनरेट करती है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल ओवरहेड कैपिटल जहां पर एस्टेब्लिश होगी वहां पर इसके पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट होंगे, यानी कि इनडिविजिबिलिटीज होगी, आप उन इफेक्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचने से रोक नहीं सकेंगे। सोशल ओवरहेड कैपिटल है क्या? फिर से वही पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जो भी फैसिलिटीज हैं ये सोशल ओवरहेड कैपिटल में होती है। इनमें भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है, ये इनमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और ये इरिवर्सिबल इन टाइम होती है, यानी कि यदि आपको कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है किसी सेक्टर में तो इस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने से पहले वहाँ के एरिया में सोशल ओवरहेड कैपिटल आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, या फिर सोशल ओवरहेड कैपिटल वहां पर होगी तो ये जो इंडस्ट्री है ये अपना अच्छा प्रोग्रेस कर पाएगी, अच्छी तरह से सरवाइव एक अर्थव्यवस्था में कर पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पहले आप इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करो और फिर आप सोशल ओवरहेड कैपिटल को एस्टेब्लिश करो, ऐसा नहीं है। पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल जहां पर होती है, जहां पर बेसिक फैसिलिटीज हमें अवेलेबल होती हैं, वहीं पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है ये लंबे टाइम तक चलती है और जितना ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है उतना ही ज़्यादा इसका जो कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो है वो कम होता चला जाता है, यानी कि इससे मिलने वाला बेनिफिट बढ़ने लगता है और कॉस्ट है वो कम होने लगती है। इनडिविजिबिलिटी ऑफ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, यस, इस तरह की जो प्रोजेक्ट हैं, जो सोशल ओवरहेड कैपिटल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुए हैं, जब इनमें निवेश किया गया है और इन प्रोजेक्ट्स का जब यूज़ करने लग जाएंगे, यानी कि ये प्रोजेक्ट पक जाएंगे या ये यूज़ करने योग्य हो जाएंगे, तो इसके बीच का जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर इतने लंबे टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। भारी प्रोजेक्ट होते हैं तो ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए बिग पुश की ज़रूरत होती है। फिर इंडिविजिबिलिटीज इन डिमांड, यस, एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में डिमांड की कमी पाई जाती है। UDCs हैव स्मॉल साइज्ड मार्केट ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम, क्योंकि उनकी इनकम कम है, लो परचेजिंग पावर है, और जो जनरल मास है उनके पास इनकम कम है, परचेजिंग पावर कम है, तो मार्केट भी लिमिटेड है। The complementarily with respect to demand requires that UDCs should establish such industries which could support each other। कहता है कि इस तरह जो अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह की इंडस्ट्री बनाई जानी चाहिए, एस्टेब्लिश करनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे की डिमांड में मदद करें। To make investment in one project may be risky because in UDCs the demand for goods and service is limited due to lower income। यदि
किसी एक इंडस्ट्री में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये काफ़ी रिस्की रहेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री का आउटपुट बेचने में बहुत दिक्कत आएंगी। और दिक्कत क्यों आएंगी? क्योंकि यहाँ पर लोगों की इनकम कम है, परचेजिंग पावर कम है। तो ये जो in other words, the indivisibilities of demand require that at least a certain amount of investment be made in so many industries which could mutually support each other। तो इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड का मतलब है कि एक साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, ताकि जो ये इंडस्ट्रीज हैं एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बन सके। इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो शू फैक्ट्री का इन्होंने लिया है कि एक शू फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं और इसमें 100 लोगों को रोजगार दिया जाता है। जो ये 100 लेबर यहाँ पर काम कर रही है, यदि ये 100 के 100 लेबर अपनी इनकम से इस फैक्ट्री के शू खरीदती है तो ठीक है, इस फैक्ट्री का सारा आउटपुट बिक जाएगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि 100 के 100 जो लेबर है वो अपनी इनकम को शूज़ पर ही स्पेंड करना चाहे। इन लोगों की और अलग प्रेफरेंस हो सकती है, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को दूसरी कंपनी के शूज़ चाहिए, किसी को किसी तरह का और आइटम अपने घर में चाहिए, जैसे कि एक्सपेंडिचर करने के लिए उनको घर में रखने वाली चीज़ें चाहिए, या फिर उनको बाइक चाहिए, व्हीकल चाहिए, कुछ भी उनकी अपनी डिमांड अलग अलग तरह से हो सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये 100 की 100 लेबर इस इंडस्ट्री से जूते खरीदेंगी, ये कहीं और से या कुछ और चीज़ें भी खरीदना चाहेंगे। तो क्या होगा यदि इसमें से 10 लोग भी इस शू फैक्ट्री से शू खरीदते हैं, तो ये फैक्ट्री के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इसकी जो 90% जो डिमांड है वो 90% जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड नहीं हो पाएगी और ये जो फैक्ट्री है ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर यदि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर देते हैं, कोई अदर शू फैक्ट्रीज हो गई, कपड़े की हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई, फर्नीचर की हो गई, व्हीकल्स की हो गई, मोटर कार की हो गई, बहुत सारी यदि इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करेंगे। फॉर एग्जांपल 1000 लोग हैं, वो 1000 जो लेबर है वो इन इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। इन 1000 लेबर में से ऐसी कम से कम 100 या 90% लेबर हमें मिल जाएगी, 100 या 90 लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे जो इस फैक्ट्री से शूज़ खरीदना चाहेंगे, और इसके जो बचे हुए 90 जो लेबर है वो इन फैक्ट्री से अपना अपना सामान खरीद लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब एक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ एस्टेब्लिश की जाएंगी तो उसमें काम करने वाले लोगों के पास इनकम आएगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इन इंडस्ट्रीज के आउटपुट की डिमांड भी होगी, और इनकी डिमांड होगी तो ये अपने आउटपुट को सेल कर पाएंगे और ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएंगी। यदि हम इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड को डायग्राम की हेल्प से देखें तो कैसे देखेंगे? OX एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली, OY एक्सिस पे प्राइस और कॉस्ट ले लिया है, D1 हमारा डिमांड कर्व है जब मार्केट में सिर्फ एक इंडस्ट्री है, MR1 हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है जब मार्केट में सिर्फ एक इंडस्ट्री है। यदि मार्केट में ज़्यादा इंडस्ट्री साइमल्टेनियसली एक साथ एस्टेब्लिश कर दी जाती है तो डिमांड कर्व बढ़कर D4 हो जाता है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बढ़कर M4 हो जाता है। हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है यू शेप का होता है क्योंकि शुरू में एवरेज कॉस्ट कम होती है, मिनिमम लेवल पर पहुंचती है और फिर बढ़ना शुरू कर देती है। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप का होता है। मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करता है तो वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पर MR इज इक्वल टू MC एंड स्लोप ऑफ MC शुड बी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाते हुए होना चाहिए। तो वहां पर इक्विलिब्रियम है, वहां पर हम क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड कर देंगे। यहाँ पे जो हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 लिया है, E1 पे जो आउटपुट है वो OQ1 है और जो प्राइस है ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। और जो प्राइस है, प्राइस हमेशा किससे डिसाइड किया जाता है? डिमांड कर्व यानी कि AR कर्व से। डिमांड कर्व हमारा ये है, तो जब OQ1 क्वांटिटी बनाई जा रही है तो उसका जो प्राइस है वो ये है। इस प्राइस पर हम देखते हैं कि इस क्वांटिटी को लेकिन बनाने में लागत कितनी आ रही है, उसको हम एवरेज कॉस्ट से देखेंगे। ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है। यदि हम लागत की बात करें तो लागत आई हुई है OC
इस वस्तु को बेच कितने पे पा रहे हैं, OI। तो जो ये CI है ये क्या है, ये हानि है जो इस फर्म को हो रही है। और ये हानि कब हो रही है, क्योंकि अभी मार्केट पूरी तरह से डेवलप नहीं है, परचेजिंग पावर कम है, मार्केट है वो लिमिटेड है। यदि अब और इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी तो डिमांड D4 हो गई और मार्जिन रेवेन्यू हमारा MR4 हो गया। अब जो इक्विलिब्रियम है कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, जहाँ पर MR और MC एक दूसरे के बराबर होंगे। और इस E पॉइंट पर हम देखते हैं कि नया इक्विलिब्रियम लेवल है, जब मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई हैं तो E हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। और इस E लेवल पर जो प्राइस है, प्राइस मैंने बोला था डिमांड कब से डिसाइड होता है, तो ये देखो यहाँ से प्राइस हम देखेंगे कि इस वस्तु का जो प्राइस है वो OP प्राइस डिसाइड कर दिया गया है और जो क्वांटिटी है वो OQ4 है। यानी कि अब जब बहुत सारी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई है मार्केट में तो OQ4 आउटपुट है और OP उस आउटपुट का प्राइस है। आउटपुट भी पहले से ज्यादा है, Q1 से Q4 पे आ गए हम, और प्राइस भी पहले से ज्यादा है, I से P पर आ गए। और जब इतना प्राइस है तो इस गुड को बनाने की कॉस्ट कितनी है, उसका आइडिया एवरेज कॉस्ट से होगा कि इस गुड को बनाने में खर्चा तो आया है SQ4 का, लेकिन इस गुड को बेचा जा रहा है RQ4 पर। तो ये जो इतना पार्ट है ये क्या दिखा रहा है, जब हमारा एवरेज रिवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इस मार्केट में इंडस्ट्रीज को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं। जो प्रॉफिट है वो कितना है, P1 S एंड R, इतना जो प्रॉफिट है अब इन इंडस्ट्रीज को हो रहा है। और ये प्रॉफिट क्यों हुआ है, क्योंकि इनडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड है। जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ मार्केट में एस्टेब्लिश हुई है, वहां पर बहुत सारी लेबर ने एक साथ काम किया है, उनको इनकम मिली है, इनकम मिलने से उस लेबर ने अलग अलग इंडस्ट्री से अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वस्तुओं की डिमांड की है। और जब इंडस्ट्रीज से जो गुड्स की डिमांड हुई है तो इंडस्ट्रीज को भी प्रॉफिट हुआ है। और जब एक बार ये सिचुएशन एक अर्थव्यवस्था में आ जाती है तो उस अर्थव्यवस्था के लिए इजी हो जाता है अपने ग्रोथ पाथ पर अग्रसर रहना। यहाँ पे पूरी हमने डिफाइन किया है अपने डायग्राम को, मैं कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। फिर है इनडिविजिबिलिटीज इन द सप्लाई ऑफ सेविंग। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेविंग है, जो सेव किया जाता है उसको ही आगे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। द सप्लाई ऑफ सेविंग ऑल्सो सर्व एज an indivisibility. A specific amount of investment can be made in the presence of specific saving. अब हमें लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमारी सेविंग भी लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ UDCs बिकॉज ऑफ लोअर इनकम द सेविंग रिमेन लो। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन है, इनकम ही कम है तो सेविंग भी कम होती है। तो इस इनकम को बड़ा करने के लिए हमें बहुत सारी साइमल्टेनियसली बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। SOC का एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, उससे फिर भारी प्रभाव जनरेट होंगे और भारी प्रभाव से प्राइवेट सेक्टर भी आगे आएगा और इस तरह से इनकम बढ़ेगी और सेविंग बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ दीज इंडिविजिबिलिटीज द जो बिग पुश है कैन टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ डोल्ड्रम ऑफ पॉवर्टी। इस तरह से जो ये बिग पुश है, एक लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी को उसकी जो पॉवर्टी है उससे उभार कर ऊपर ले जाएगा। इट मीन्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। छोटे छोटे निवेश के प्रयत्न से कुछ नहीं होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट में निवेश करने की जरूरत है, एक बड़े धक्के की जरूरत है जो इस स्टेशनरी स्टेट से निकालकर इस इकोनॉमी को इसके ग्रोथ पाथ की तरफ ले जाएगा। ये समझना यहाँ पे जरूरी है। बिग पुश का मतलब है लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हमने पढ़ लिया कि बिग पुश थ्योरी किस तरह से काम करती है। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है लिमिटेड मार्केट की उसको सोल्व कर देगी और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए भी अवसर है प्राइवेट सेक्टर में भी जनरेट कर देगी। लेकिन फिर भी इसकी बहुत सारी डिमेरिट्स हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है नेग्लेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको पता है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट रोडान जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर का कहीं पर
पर जिक्र नहीं किया, उन्होंने जिक्र किया कैपिटल इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रियलाइजेशन की उन्होंने बात की, औद्योगिकरण की। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरह से नेगलेक्ट कर देना एक बहुत बड़ी आलोचना है रोडान की थ्योरी की। दूसरा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी सोशल ओवरहेड कैपिटल में, और इन्वेस्टमेंट है भारी मात्रा में होगा, यानी कि ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। यदि प्रिंटिंग न्यू नोट्स की सिचुएशन आती है तो उससे इकोनॉमी में एकदम पैसा बढ़ेगा तो आप को पता है पैसा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी। ये शॉर्ट टर्म में तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा, लेकिन इस इन्फ्लेशन से कैसे सुलझा जाएगा इसके बारे में रोडान जी ने कुछ नहीं कहा है। फिर है जो इकोनॉमीज है कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट, कई बार इस तरह के इन्वेस्टमेंट भी होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के उद्देश्य से किए जाते हैं, उनसे किसी तरह की एक्सटर्नैलिटीज तो जनरेट होंगी, लेकिन वो सिर्फ वेलफेयर मोटिव के लिए होंगी, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी कि उनसे प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को हो। तो इस तरह के निवेश से प्राइवेट सेक्टर किस तरह से जागरूक होगा, इसके बारे में भी रोडान जी ने कुछ नहीं बोला है। नेग्लिजिबल इकोनॉमीज इन एक्सपोर्ट, क्योंकि यूडीसीज एक्सपोर्ट में इतने स्पेसिफिक नहीं होते तो उनको कोई इकोनॉमीज नहीं मिलती। और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स के लिए भी उनके सामने, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स का मतलब है कि इंपोर्ट ना करके उन्हीं प्रोडक्ट को वो अपने देश के अंदर उत्पादित करने लग जाए। एक यूडीसीज में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि वो एक्सपोर्ट से इकोनॉमीज और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कंप्लीटली कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में यूडीसीज को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी रोडान ने कुछ नहीं बोला है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल डिफिकल्टीज, यस, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट लार्ज स्केल पे निवेश करे, लार्ज स्केल पे निवेश होने से किस तरह से एक अर्थव्यवस्था विकास पथ पर अग्रसर होगी। लेकिन ये जो निवेश किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशनल जो सिचुएशंस हैं वो भी उसको अफेक्ट करेंगी कि वो इफेक्टिवली अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा या नहीं। यदि एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगी, यदि करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पॉलिसीज को रोक दिया जाएगा, या एक्सपीरियंस के अनुसार या एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम नहीं किया जाएगा, तो ये जो बिग पुश वाला एफर्ट है जरूरी नहीं ये एक इकोनॉमी को उसकी प्रेजेंट कंडीशन से निकाल सके। तो इस तरह ये कुछ क्रिटिसिज्म हमने पढ़ी है जो रोडान की थ्योरी की है। अब क्वेश्चंस की यदि बात करते हैं तो ये दो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ही बनते हैं क्योंकि ये थ्योरी काफी छोटी है। थ्योरी ऑफ बिग पुश इज रिलेटेड टू विच अप्रोच, या इट इज रिलेटेड टू बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस्ड अप्रोच की साइमल्टेनियसली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप क्या कर दो, इंडस्ट्रीज में, कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर दो कि एक यूनिट दूसरी यूनिट को प्रोग्रेस के पाथ पर ले जाए। थ्योरी ऑफ बिग पुश किसने दी है, हम पढ़ चुके बार बार, प्रोफेसर रोडान ने इनको दिया है। शॉर्ट क्वेश्चंस की यदि बात करें तो सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होती है, बहुत डिटेल में हमने किया है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या है, क्यों जनरेट होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट ही क्यों जरूरी है यूडीसीज में, जो निवेश है, बिग पुश जो बार रोडान जी जिस पर एफर्ट डाल रहे हैं वो बिग पुश है, किसके द्वारा पॉसिबल है, गवर्नमेंट के द्वारा पॉसिबल है। तो आपको डिटेल से बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजिबिलिटीज इन डिमांड, विद डायग्राम यू कैन डिफाइन इट वेरी नीटली। अब है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ बिग पुश गिवन बाय रोडान और क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ बिग पुश विद इट्स क्रिटिसिज्म्स। तो आपको इसमें इसकी इंट्रोडक्शन, व्हाई वी नीड द बिग पुश, व्हाई दीज कंट्रीज नीड द बिग पुश एफर्ट, एंड देन द इंडिविजिबिलिटीज गिवन बाय रोडान विद एक्सप्लेनेशन एंड इट्स क्रिटिसिज्म। आपको ये सारा डिटेल में लिखना होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया। हैव ए गुड डे। थैंक यू।